Hello student, welcome again with the new chapters. Today's chapter is the consumer equilibrium with indifferent curve analysis. इससे पहले हमने जो चैप्टर देखा था उसमें था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। ये देख लें, ये उसी का दूसरा पार्ट है। यानी कि हमने पहले पार्ट में देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के दो मेथड, वन इज द यूटिलिटी एनालिसिस, अनदर इज इंडिफरेंट एनालिसिस। आज हम बात करेंगे इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस के। इन दिस chapter we will discuss about the what is the mean of indifferent curves. After then we will see the what is the indifferent sets and the method which is shown the indifferent curve analysis, that is the indifferent curve, and after then the consumer equilibrium, and at the last consumer equivalence with the indifferent curve analysis. Let's begin our chapter. Indifferent curve analysis of the consumer equilibrium is based on ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक कार्डिनल था, एक ऑर्डिनल था। थ्रू आउट दिस एनालिसिस वी शैल नेवर एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ द कार्डिनल नंबर। जैसे कि हमने बात की थी कि हम कभी भी यूटिलिटी को यानी कि सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं करते हैं इन द नंबर लाइक 2, 4, 6 एंड 8। ओके, देन हाउ द यूटिलिटी और द सेटिस्फैक्शन विल बी मेजर्स, वी विल गिव देम द रैंक इज द लोअर, हायर और द इक्वल। यानी कि हमें कम सेटिस्फेक्शन देता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, इस लेवल का। ये देख लें, सो इसको कहते हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ये देख लें, तो जो हमारा इंडिफरेंट कर्व्स है वो कार्डिनल नंबर पे नहीं बल्कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पे है, जो किसी भी यूटिलिटी को यानी सेटिस्फेक्शन को कम या ज़्यादा में मेजर करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज स्पेंडिंग और द मनी और रिसोर्स इन सच ए मैनर दैट हिज सेटिस्फैक्शन विल बी मैक्सिमाइज। क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि अपने पैसे को इस तरह से यानी कि रिसोर्स को इस तरह से स्पेंड करना कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, सो वी हैव सीन द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल मेजर्स। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, व्हाट इज द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल मेजर। ओके, द प्रोफेसर मास्टर बिलीव दैट द वी कैन मेजर द सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ द कार्डिनल नंबर लाइक द 1, 2, 3 and the 4. Okay, thus when you consume a cup of tea, you can express your satisfaction as a equal of 2 utils or the 3 utils। यानी कि हम जब एक यूनिट कप का कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि चाय पी रहे हैं या कोई भी कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से बताते हैं कि वो हमें 2 यूटिल्स या 2 यूटिलिटी मेजर्स करता है। ये प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग था, जिसको हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी कहते हैं। वहीं पे इसके अगेंस्ट में प्रोफेसर हिग्स ने क्या कहा था, that the satisfaction cannot be measured in the number, we give them the rank or the higher or the lower। okay, और ये हमारा कॉन्सेप्ट इसी प्रोफेसर हिग्स के कॉन्सेप्ट पे है, दैट द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ये देख लें, सो cardinal measures of the utility we have seen that means the satisfaction which is measured in the some number, but the ordinal measures of the utility cannot be expressed in the number, we just give them the rank high or low। Now come to the assumption of the IC analysis or the indifferent curve analysis। assumption means मान्यताएं कि इनके बिना ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। द फर्स्ट थिंग इज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज, मीन्स द रिसोर्स आर गिवन, यानी कि एक व्यक्ति के पास कितने रिसोर्स है वो दिए गए हैं। सेकेंड, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन द 2 गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, यानी कि जो भी गुड्स हैं हम उस एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लाइक द टी एंड कॉफ़ी, ओके, पेप्सी एंड द कोक, ऐसी चीज़ों को हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द 2 गुड्स विल बी defined, generally speaking his intensity of desire for a good would increases when he has less of it। ये देख लें, यानी कि उसकी इच्छा तब प्रबल होती है जब किसी चीज़ के लिए उसे पेमेंट कम मिलती है। हिज इंटेंसिटी टू डिजायर फॉर ए गुड वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज कंज्यूम मोर, यानी कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता चला जाता है उसका सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होता जाता है और हर अगली यूनिट के लिए वो कम पैसे देने को तैयार होता है। ये देख लिए, तो इस एजम्पशन पे हमारी ये IC एनालिसिस डिपेंड करता है। मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर जितनी ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट इज़ नोन एज द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस के मतलब है कि कंज्यूमर उस गुड्स को सबसे पहले चूज़ करता है जो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नो, द कंज्यूमर इज ए रैशनल। रैशनल मीन्स ही ऑलवेज चूज दैट गुड्स विच मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन मोर, यानी कि ए और बी गुड्स में से वो उस गुड्स को चूज़ करेगा जो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, और ऐसे कंज्यूमर को हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। नाउ द
That is the indifferent sets. Indifferent sets is a set of those combination of two goods which offer the consumer the same level of the satisfaction, so that the consumer is indifferent across all the combination in the indifferent set. यानी कि indifferent sets उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिससे गुड्स कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है. वो कैसे, अभी हम देखेंगे. Consider the situation when a consumer is spending his income across the A and B goods. Let A be apple and the B will the orange. Consider these goods as a substitutive. हम इन दोनों फल को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हम एप्पल की जगह ऑरेंज यूज कर सकते हैं, ऑरेंज की जगह एप्पल. ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ए एंड बी ऑफर द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर. यानी कि ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशन को वो कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फैक्शन देंगे. ये देख लें, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे है ए कॉम्बिनेशन में बात करें जहाँ पे एक एप्पल और 10 ऑरेंज है, बी जहाँ पे 2 एप्पल और 7 ऑरेंज है, इसी तरह से डी ऑप्शन जहाँ पे 4 और ऑप्शन. ये सारे ही कॉम्बिनेशन है, चाहे हम ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें, वो कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फैक्शन देते हैं. यानी कि कंज्यूमर इनको कंज्यूम करने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है. ये देख ले, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है. यानी कि एक जैसा सेटिस्फैक्शन का मतलब कि एक रेस्टोरेंट में 10 तरह के लोग जाते हैं, वो डिफरेंट तरह के गुड को कंज्यूम करते हैं. कोई ए गुड्स मंगाता है, कोई बी, कोई सी, कोई डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन में, बट ऑल आर फुल्ली सेटिस्फाई. यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का मतलब है, ईच लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन है. मान लीजिए कि दो गुड्स के बारे में बात करते हैं, मोमो और चाउमीन के बारे में. हो सकता है कि एक व्यक्ति को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद हो, चाउमीन का कंज्यूम करेगा फुल्ली सेटिस्फाई. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मोमो और चाउमीन दोनों को इक्वली कंज्यूम करो तब सेटिस्फाई. एक हो सकता है जिसको चाउमीन बिल्कुल पसंद नहीं, मोमो ही पसंद है, तो मोमो का कंजम्पशन करेगा. देख ले, यानी कि कहने का मतलब ईच लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब कि एक जैसा सेटिस्फैक्शन. इन दिस द कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी आर स्पेशली फॉर द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ द पर्सन. इसमें से कंज्यूमर उस गुड्स को चूज करेगा जो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है. ये देख लें, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. जैसे कि हमने बात की, अगर उसको ए कॉम्बिनेशन पसंद है और बी पसंद है, सी पसंद है, डी पसंद है, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है विथ हिज गिवन रिसोर्स. एज देयर इज नो डिफरेंट अमंग द कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, वी मे से दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन. यानी कि सारे उसको एक जैसे सेटिस्फैक्शन देते हैं. इनडिफरेंस में से देयर इज नो डिफरेंस. ये देख ले, इनडिफरेंस का मतलब जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं. यानी कि सारे व्यक्ति जो अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज करें, चाहे वो ए करे, बी करे, सी करे, डी करे, हियर द कंज्यूमर विल नॉट इनडिफरेंट, ऑल आर सेम. देख ले, सो देयर इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. नाउ अब इस इंडिफरेंट सेट्स को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डायग्राम से, उसको कहते हैं इंडिफरेंट कर्व. इंडिफरेंट कर्व इज ए डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंट सेट्स विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. यहाँ पे ए है जो एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है. ए में ऑरेंज ज़्यादा है जबकि एप्पल कम है, जबकि डी कॉम्बिनेशन में एप्पल ज़्यादा है, ऑरेंज कम, और बी और सी में लगभग बराबर रेशो है. ये देख लें, तो कंज्यूमर इस कर्व में कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है. ए या ए, बी, सी या डी, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है. ये देख लें, सो इस डायग्राम को हम कहते हैं इंडिफरेंट कर्व. सो बट when the indifferent schedules showing the different combination of two goods are plotted on the graph, we obtain the indifferent curve. Thus, an indifferent curve is a locus all the points which indicate the same level of the combination of two goods. यानी कि दो गुड्स के उस कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसमें कि कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो. देख लें, इंडिफरेंट कर्व इज अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन एज वी सीन्स ऑफ द इंडिफरेंट सेट्स. ये देख लें, सो एन इंडिफरेंट कर्व शोज द कंज्यूमर गेट्स द इक्वल लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन और द कॉम्बिनेशन और द बंडल ऑफ टू गुड्स. देख लें, यहाँ पे दो गुड्स के बंडल यानी कॉम्बिनेशन, बंडल मीन्स कॉम्बिनेशन को शो करता है. ये देख लें. सो अब बात करते हैं इंडिफरेंट कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट, इंडिफरेंट कर्व स्लोप्स डाउन. पहली चीज आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, इसका स्लोप्स लेफ्ट से राइट को डाउनवर्ड जा रहा है. दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंडिफरेंट कर्व, because it implies that if the consumer decide to have more of one goods, he must have to less of the other. ये देख लें, क्योंकि अगर वो एक गुड्स के कॉम्बिनेशन को बढ़ाना चाहता है तो डेफिनेटली उसे दूसरे गुड्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर के पास रिसोर्स आर गिवन. यानी कि हम बात करें कि अगर उसके पास 100 रुपये हैं, अगर उसके पास एक गुड्स है जिसकी कीमत है 20 रुपया, दूसरे की गुड्स की कीमत 10 रुपया है, अगर वो 5 एक गुड्स मंगाता है यानी कि 100 रुपये हो गए, लेकिन अगर उसे बी चाहिए तो डेफिनेटली हैव टू रिड्यूस द फर्स्ट कम्युनिटी. ठीक है, तभी उसे दूसरी कम्युनिटी मिलती है. इसी वजह से इसका स्लोप्स डाउनवर्ड है. यहाँ पे भी देख लेंगे, अगर ए कॉम्बिनेशन ए में
ऑरेंज ज़्यादा है जबकि एप्पल कम। अब वो चाहता है कि एप्पल बढ़े, तो डेफिनेटली उसको ऑरेंज में से कुछ कम करने पड़ेंगे, तभी वो एप्पल को यानी बी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकता है। इसी तरह से अगर वो चाहता है कि एप्पल ज़्यादा हो, तो उसे डेफिनेटली डी कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, तो डेफिनेटली उसको ऑरेंज की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, तभी एप्पल मिल सके, क्योंकि उसके रिसोर्स लिमिटेड है, उसकी इनकम लिमिटेड है, और उसी रिसोर्स में उसे इन दोनों कॉम्बिनेशन में कोई गुड्स चूज़ करनी है। देख लें। सेकेंड, आई सी इज ए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स इसका सिर्फ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, जैसे कि आप देख रहे थे डायग्राम में। आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मैन दैट द स्लोप्स ऑफ आई टेंड्स टू डिक्लाइन एज मोर एंड मोर आई सी इज इंक्रीजेस इट विल बी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। इसकी डाउनवर्ड स्लोप करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है दैट द डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्सिट्यूट या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन, यानी कि डिमिनिशिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हर अगले कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को कम सेटिस्फाई मिलता, तो ही विल मार्जिन करता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है कि जिस रेट पे वो चेंज करने को तैयार होता है। मान लीजिए कि उसने एप्पल की यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि उसने ऑरेंज की 4 यूनिट छोड़ी तब जाके उसे एप्पल की मिली, यानी कि यहाँ पे जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन, यानी कि 4 जब एप्पल की लूज़ करे, ऑरेंज की लूज़ करेगा, तब उसे 2 एप्पल मिलते हैं। ये देख ले, दैट इज द मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन, यानी कि इतने कॉम्बिनेशन देने के बाद उसको एप्पल की दूसरी यूनिट मिल गई। MRS रिफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। ये वो रेट है जिसमें कि वो दूसरी यूनिट देने के लिए, यानी कि वाई कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी को लेने के लिए वाई में से जो रिड्यूस करता है, ये देख ले। सो अब बात करते हैं वाई द MRS डिक्लाइन एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, हिट्स इंटेंसिटी ऑफ द डिजायर ऑफ गुड्स टेंड टू बी डिक्लाइन। यानी कि जैसे जैसे वो एक्स को कंज्यूम करता चला जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ को खा रहा है, उस एक गुड्स को खाते खाते उसकी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, ये क्लियर, या कम हो जाती है। इसका मतलब है कि मार्जिनलिटी ऑफ एक्स टेंड टू बी फॉल, यानी कि उस एक्स गुड्स में से मिलने वाला उसका सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो गया, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसका घट रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एज मोर एज यूनिट ऑफ द वाई आर गिवन अप द इंटेंसिटी डिजायर फॉर गुड वाई टेंड टू बी राइज। मीन्स कि अब जब वो वाई का कंजम्पशन नहीं कर रहा है, एक्स को ही कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहा है, तो वाई को कंज्यूम करने की इच्छा उसकी बढ़ जाती है, ये देख लें। सो इसका मतलब ये है कि अब वो उसको ज़्यादा खरीदने को तैयार होगा। ठीक है, implies marginality of good y tend to be rise with the additional unit of being sacrificed, यानी कि जब एक व्यक्ति x गुड्स को ही कंज्यूम करता है तो x को खाने की इच्छा, कंज्यूम करने की इच्छा कम हो जाती है, जबकि y की इच्छा कंज्यूम करने की बढ़ जाती है, देख लिया। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट एवरी सक्सेसिव यूनिट गुड x द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ द गुड y, ये देख लिया। अकॉर्डिंग टू द चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, चेंज इन y की कितनी यूनिट घटाएगा तब जाके उसको x की यूनिट मिलेगी, ये देख लें। डिक्लाइन MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन दैट मेक्स इंडिफरेंट कर्व एज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिनल, और इसी MRS की वजह से, यानी कि वो क्वांटिटी जो हम लूज करते हैं y में से और जो x में इंक्रीज करते हैं, इस MRS की वजह से ही ये स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी, ये देख लें, ठीक है, हायर इंडिफरेंट कर्व। अब अगला ऑप्शन है हायर इंडिफरेंट कर्व शोज हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन, यानी कि जितने भी इंडिफरेंट कर्व्स थे यहाँ पे हम देख रहे हैं IC1, IC2, IC3, ये अलग अलग इंडिफरेंट कर्व हैं जो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करते हैं, यानी कि ये वो हैं जो अलग अलग इनकम लेवल को शो करते हैं, ये देख लें। यानी कि IC1 वाले व्यक्ति की इनकम कम है, IC2 वाले की इनकम और ज़्यादा, IC3 वाले की इनकम और ज़्यादा है, ये देख लें। सो हायर इंडिफरेंट कर्व शोज द हायर, यानी कि जो राइट साइड का इंडिफरेंट कर्व है उसमें इनकम ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है, और जहाँ पे इनकम ज़्यादा होगा डेफिनेटली वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा आएंगी, ये देख लें। ईच IC इन द इंडिफरेंट मैप, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इंडिफरेंट मैप, करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ द कंज्यूमर इनकम, हायर IC करस्पॉन्डिंग टू द हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन या इनकम, यानी कि जितने ऊपर का इनकम इंडिफरेंट कर्व होगा वो उतने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंट कर्व एज अप्रोच, कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर गुड्स और द लेस गुड्स। मोर गुड implies द मोर यूटिलिटी, द हायर इंडिफरेंट कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इट्स ए इंडिफरेंट कर्व मैप, इसको इंडिफरेंट मैप भी कहते हैं। देखिए ये अलग अलग इंडिफरेंट कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट इंडिफरेंट कर्व, जिसको हम इंडिफरेंट मैप कहते हैं। IC1 मान लीजिए कि वो शो कर रहा है 10,000 की इनकम, IC2 शो कर रहा है
30,000 की इनकम, IC3 दिखा रहा है 60,000 की इनकम, अलग अलग इनकम है। डेफिनेटली जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि इस डिफरेंट डिफरेंट इनकम में उनके रिसोर्स भी बढ़ जाएंगे। रिसोर्स बढ़ने के साथ साथ वो गुड्स का कॉम्बिनेशन भी बढ़ा देंगे। तो कंज्यूमर जितने ऊंचे हायर एंड डिफरेंट कर्व में होगा वो ये शो करता है कि उसके पास उतने ज़्यादा रिसोर्स, उतनी ज़्यादा इनकम है, और जितनी ज़्यादा इनकम उतने ज़्यादा वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। ये देख ले। नेक्स्ट, IC डज नॉट टच एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये देख लें, यानी कि इफ दिस द IC एनालिसिस कंसिडर कंजम्पशन ऑफ द टू गुड्स, जैसे कि हमें पता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, इफ IC टच वाई एक्सेस इट वुड बी इम्प्लाइज दैट द कि वो एक्स की जीरो क्वांटिटी खरीद रहा है। अगर ये ही वाई एक्सेस पे टच करता है, इसकी मतलब इफ द इट विल बी टच इन द दैट एक्सेस, इट उसकी दूसरे की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये देख लें, यानी कि अगर ये IC कर्व IC1 मान लीजिए वाई एक्सेस पे टच हो रहा है, तो यानी कि एक्स की जीरो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। ये देख ले, देख लीजिए, मैच करके देखिएगा। ये देख ले, एंड इफ द IC कर्व विल टच टू द एक्स एक्सेस, अगर कहीं पे भी एक्स एक्सेस पे ये IC1 टच हो जाता है, इसका मतलब कि वाई की कॉमोडिटी जीरो हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। ये देख लें, क्योंकि इन डिफरेंट कर्व की एक प्रॉपर्टी है, वो ना एक्स एक्सेस को टच कर सकता है ना वाई एक्सेस को टच करता है। ये देख लें। सो अब बात करते हैं IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो टच की बात हुई, अब बात करते हैं इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं IC1 IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देख लें, इट्स मीन्स कि जो ए पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों में एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि एक 10,000 इनकम वाला और एक 50,000 इनकम वाले को एक जैसे ही चीज़ें मिल रही हैं, एक जैसी ही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये देख लें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर देते हैं या टच करते हैं, इट्स मीन्स कि वहाँ पे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल एक जैसा होगा। मान लीजिए कि ये ऐसा कहना हुआ है कि एक 10,000 सैलरी वाले और एक 50,000 सैलरी वाले को एक जैसी ही चीज़ मिल रही है। ये देख लिया, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो सपोज द टू इंडिफरेंट कर्व IC1 एंड IC2 intersect each other at a particular point. At that point the curve give the same level of the satisfaction at the different income level. देख लें, consider point A and B, there are same in the IC1 and the IC2. IC1 A और B क्या है, IC1 पे पॉइंट है, ठीक है, जबकि IC2 में जो पॉइंट है A और C है। इसका मतलब है कि A और B जो IC1 पे वो एक जैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ये देख लें, जबकि IC2 में जो है A और C हैं वो भी सेटिस्फेक्शन एक जैसा दे रहे हैं। अगर A और B में एक जैसा सेटिस्फेक्शन है और A और C में एक जैसा सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि B और C भी एक जैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग इनकम लेवल को शो करते हैं। ये देख लें, सो दैट इज द डिफरेंस, ये इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ना, अब बात करते हैं कंज्यूमर बजट की, यानी कि बजट बेसिकली इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। बजट का मतलब है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, उनके रिसोर्स, उनकी इनकम कितनी है। एवरी कंज्यूमर ट्राइज टू रीच द हायर एंड द हायर इन डिफरेंट कर्व। उसकी कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, बट इट डज नॉट एबल टू, बिकॉज फॉर द टू रीज़न, यानी कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। रीज़न, उसकी बाउंडेशन क्या है, द फर्स्ट इज ही हैज़ टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, क्योंकि हर गुड्स के लिए उसको पे करना है, ये देखिए, और पे करने के लिए उसके पास रिसोर्स है। सेकंड, ही हैज़ अ लिमिटेड मनी इनकम, और उसकी इनकम उस तक पहुंचने तक, उसके वहीं तक पहुंचने देगी जहां तक उसके कैपेसिटी, जहां तक उसके रिसोर्स उसको अलाउ करेंगे। सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस द बजट लाइन विच रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द कंज्यूमर मनी, जो उसकी परचेसिंग पावर को शो करते हैं। Budget line is a line that shows the different possible or combinations of two goods that can be purchased by a consumer with his income. देख लिया, यानी कि बजट लाइन उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसे कंज्यूमर अपनी इनकम से परचेज कर सकता है जब दोनों गुड्स के प्राइस दिए गए हैं। ये देख लिया, सो इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई multiply by quantity of y is equal to m. m is the income. ये देख लो, अब इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 रुपीज़, एंड हियर इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट आर द A B C D E F एंड द गुड एक्स 0 1 2 3 4 एंड द गुड वाई 10 8 6 4 2 0। यानी कि जब तक हम गुड्स
कॉम्बिनेशन को कम नहीं करेंगे, वाई को कम नहीं करेंगे, तब तक हमारी एक्स नहीं बढ़ सकती। ये देख लें, क्योंकि हमें पता है वी हैव द लिमिटेड, या तो हम गुड ए कॉम्बिनेशन चूज कर सकते जहाँ पे वो गुड वाई की 10 क्वांटिटी, या हम गुड एफ कॉम्बिनेशन चूज कर सकते जहाँ पे एक्स की केवल 5 क्वांटिटी। ये देख लें। इसी तरह से देखिए व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एट दैट टाइम, जब हम 20 को क्वांटिटी ऑफ एक्स का जब कुछ भी नहीं लेते हैं, दैट इज अ जीरो, द फॉर्मूला इज गिवन देन टोटल एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला सेम, यानी कि हर जगह हम 100 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उन गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का शो कर रहे हैं। पहले में क्वांटिटी 0 और 10 के लिए तो 100 का एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्राइस इज गिवन, जब प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों गुड्स को, द टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन दिए। ये देख लें। सो इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ द गुड्स। अगर कंज्यूमर चाहे कि उससे गुड वाई की भी 10 मिल जाए और गुड एक्स की भी 5 क्वांटिटी मिल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उसकी रीच से बाहर हो जाएगा। ये देख लें, क्योंकि 10 कॉम्बिनेशन खरीदने के बाद ही उसके 100 रुपये एक्सपेंडिचर हो जा रहे हैं। अगर वो 5 और एक्स के चाहिए तो उसे 100 रुपये और चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके रिसोर्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। ये देख लें। नो, द बजट सेट। अब बात करते हैं बजट सेट की, क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। बजट सेट रिफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ टू गुड्स गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि बजट सेट्स उन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपने इनकम को। इसको हम बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। इट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द consumer to buy that particular good. Budget set consists of all the possible combination of two goods. He can buy all those bundles of two goods that lie on और बिलो द बजट लाइन, यानी कि वो सारे कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकता है जो बजट लाइन के बाहर हो, यानी कि ए बी जो बजट लाइन है आपकी, ए से बी जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, इससे बजट लाइन, इसके राइट साइड में जितने भी कॉम्बिनेशन है दैट इज बियॉन्ड देयर लिमिट, वो हाँ उनको परचेज नहीं करें। लेकिन इस ए बी में जो भी पॉइंट आएंगे या ए बी के अंदर, ये देख लें, यानी कि जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल जो बन रहा है, इसके अंदर और इस बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर उसको परचेज कर सकता है, क्योंकि वो उसके बजट के अंदर होंगे। ये देख लें, ऑल दोज बंडल ऑफ टू गुड्स दैट लाई ऑन द बजट लाइन और इनसाइड द बजट लाइन द कंज्यूमर कैन परचेज, उसको ले सकता है। ये देख लें। बट जो ए बी में होगा दैट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो ए बी कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे यानी कि बजट लाइन के अंदर होंगे, उनको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये देख लें। नो, अब इस बजट लाइन में दो तरह से चेंजेस होता है, शिफ्ट इन द बजट लाइन एंड द रोटेशंस ऑफ द बजट लाइन। ये देख लें, जब बजट लाइन शिफ्ट होता है उसके कारण है या तो इनकम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। ये देख लें, डेफिनेटली अगर रिसोर्स होंगे तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो बजट लाइन राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और जब उसके रिसोर्स डिक्रीज हो जाएंगे वही बजट लाइन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इनकम बढ़ने से राइट साइड में और इनकम घटने से लेफ्ट साइड में ये बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। रोटेशन यानी कि जब सिर्फ एक ही जगह पे जाए, यानी कि जब प्राइस ऑफ एक्स में कोई चेंजेस होगी या प्राइस ऑफ वाई में चेंजेस होगी। अगर प्राइस ऑफ एक्स में कोई चेंजेस यानी कि मान लीजिए प्राइस एक्स घट जाती तो बजट लाइन राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, और वहीं पे अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाती है तो वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ये देख लिया। सो इसी तरह से वाई के केस में भी। अब बात करते हैं द कंडीशन ऑफ ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि अभी हमने दो डायग्राम देखे थे, वन इज द बजट लाइन विच शोज द परचेजिंग पावर लिमिट, जो कंज्यूमर को बाउंड करता है अपनी लिमिट में रहने के लिए परचेजिंग पावर के। वहीं पे इन डिफरेंट कर्व्स अलग अलग कॉम्बाइन, जब हम इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करते हैं वी गेट द equilibrium level of the consumer. The consumer equilibrium refers to the optimum choice of the consumer. It is reached when the maximize his satisfaction in terms of indifferent curve analysis. The consumer reach his optimum choice when the two conditions will be satisfied. The first, when the marginal rate of substitution should be equal to the price, यानी कि दोनों गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और दोनों की प्राइस को ध्यान में रखते हैं हम गुड्स को परचेज करें। ये देख लें। द सेकेंड एस्टिमेशन कंडीशन इज दैट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एमआरएस शुड बी डिक्रीज और द इंडिफरेंट कर्व बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि उसके बाद ठीक है उसकी प्राइस, द सेकेंड एसेंशियल कंडीशन दैट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम एज शुड बी एमआरएस घट जाए, यानी कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का वहाँ होगा जहाँ पे वो अपने पैसे को खर्चा करके एग्जैक्ट इक्वल आ जाए एट द प्राइस, और उसके बाद उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो जाए, दैट इज इन द डायग्राम। देख लो यहाँ पे IC1, IC2, IC3 अलग अलग डायग्राम शो किए गए हैं जो अलग अलग लेवल को शो करते हैं।
हायर इन डिफरेंट कर्व हायर शोज द हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन, यानी कि IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन IC2 में है, IC2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन IC3 में है। तो कंज्यूमर का कोशिश रहती है कि वो हायर में जाए, यानी कि IC1 मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह जो छोटा रेस्टोरेंट है, IC2 2 स्टार होटल है, IC3 5 स्टार होटल है, बट द बजट लाइन विल नॉट अलाउ होम टू गो टू द 5 स्टार होटल, यानी कि उसके रिसोर्स कम है जो उसको 5 स्टार होटल यानी कि IC3 में पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये देख लें, वो केवल या तो 2 स्टार होटल में जा सकता है या किसी रेस्टोरेंट में, यानी कि IC1 या IC2 तक ही पहुंच सकता है। सो वो मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, यानी कि IC2 तक वो पहुंच सकता है जो उसके रिसोर्स अलाउ करते हैं। सो एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहां पे बजट लाइन IC कर्व के टेंजेंट होती या टच करती है, दैट द पॉइंट E। ये देख लें, इस E पॉइंट पे द बजट लाइन जो ग्रीन लाइन से है और IC कर्व रेड लाइन से जो है, दैट इज ऑन द IC2 E पॉइंट, दैट इज अ टेंजेंट टू ईच अदर, जहां पे वो Y की Q1 क्वांटिटी और X की Q2 क्वांटिटी परचेज करा है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। IC1 पे वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि दैट इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सो इन डिफरेंट कर्व के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर उस जगह पे इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट होगी इन डिफरेंट कर्व के। ये देख लें, सो ध्यान रखिएगा। सो दैट इज अवर टॉपिक। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम you can consult me or mail me or message me. Okay, till now have a nice day. Thank you all of you.